दोस्तों वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, लेकिन भाई इसमें हम फाइनली लूफी को अटैक करते हुए देखते हैं इमू के ऊपर। और भाई ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम ब्रुक की बैक स्टोरी भी सुनते हैं, जहाँ पे भाई वो बहुत ही सैड स्टोरी है। मतलब इस चैप्टर में दोनों ही चीजें हम देखने वाले हैं। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर के कवर पैनल पे हम देखते हैं लोकी को, जो कि भाई यहाँ पे ईडा को ड्रॉ करता है, और हम यहाँ पे इन दोनों को ही देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं किंगडम ऑफ एस्पेरिया को, जो कि भाई चल रहा है और वहाँ पे फाइट अभी भी शुरू है। और उसके अंदर हम लोगों को देखते हैं, और वो यहाँ पे कहते हैं कि उनके पास अभी एक ही रास्ता है, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई वो कुत्ते की मौत यहाँ पे मरने वाले। और उसके बाद हम भाई देखते हैं ब्रुक को, जो कि कम्प्लीटली शॉक हो चुका है, क्योंकि उसके सामने वो देखता है एक नया बंदा जिसको कभी उसने देखा नहीं है, और प्रिंसेस शूरी को, जो कि भाई डीमन जैसी लग रही है, और तीसरा बंदा जो कि भाई एक शैडो फॉर्म में है, तो वो भी उसे पहचानता नहीं है, और वो भाई होता है एल्डर मार्स। तो भाई उसके बाद ब्रुक सीधा जाता है किंग रूवन के पास, जो कि भाई नीचे पड़ा हुआ है, और भाई वो चिल्लाता है कि जल्दी से मेडिक को बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे किंग को बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो भाई वहाँ पे ब्रुक चिल्लाता है किंग रूवन को कि भाई प्लीज होल्ड ऑन करके रहना, क्योंकि मेडिक आ ही रहे। मतलब वो भाई उससे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हम उसी पैनल में देखते हैं भाई जहाँ पे मार्स है, उसके ऊपर हम इमू को भी देख सकते हैं, जैसे कि इमू उसको कंट्रोल कर रहा है फिलहाल। और भाई उसी वजह से यहाँ पे इमू ने डोमी रिवर से किया होगा इन दोनों के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं भाई ब्रुक कंटिन्यूसली आवाज देता है कि भाई बड़े भाई क्या तू ठीक है, बड़े भाई प्लीज होल्ड ऑन करके रख। मतलब वो कंटिन्यू चिल्लाते रहता है उसको होश में रखने के लिए। और भाई उसी दौरान वो याद करता है कि कैसे वो किंग रूवन से उस जंकयार्ड में पहली बार मिला था, लेकिन फिर से वो यहाँ पे उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे इमू को भी देखते हैं उसके शैडो फॉर्म में, और यहाँ पे ब्रुक अभी भी उस मेडिक का वेट कर रहा है कि भाई कब मेडिक जो है वो आएगा यहाँ पे किंग की ट्रीटमेंट करने के लिए। तभी भाई उसी सीन के बाद यहाँ पे जो इमू होता है वो कहता है कि अगर कोई ऐसे ही बीच में आ जाता है तो पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रुक ने बीच में आके इनका जो एंटरटेनमेंट था वो भाई खत्म कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि साइड में जहाँ पे मार्स था वो भाई अभी उसकी शॉर्ट जा चुकी है, मतलब वहां से मार्स निकल चुका है। लेकिन तभी उसके बाद भाई यहाँ पे शूरी उससे कहते हैं कि ब्रुक तुम्हें पता है ना कि वो इंसान अभी मर चुका है। तो भाई यहाँ पे ब्रुक देखता है उसके तरफ, और भाई वो अभी भी रो रहा है। लेकिन तभी उसके बाद भाई वो पॉइंट आउट करता है उस दूसरे बंदे की तरफ, जो कि एक नया कैरेक्टर है, और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया, क्योंकि मैं इससे बचपन से जानता हूँ और इसके बारे में सारी चीजें जानता हूँ, क्योंकि भाई ये जब से छोटी थी तब से ब्रुक उसे संभाल रहा है। तो भाई ब्रुक को पता है कि ऐसा शूरी कभी भी नहीं करेगी, और उसे शूरी के बारे में सारी चीजें पता है। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे शूरी उससे कहते हैं कि तो अगर तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें पता है तो क्या तुम्हें यह पता था कि मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ। तो भाई यहाँ पे ब्रुक पूरा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहना है। और यहाँ पे उसके बाद शूरी कहती है कि ये जो आदमी है यहाँ पे पड़ा हुआ है ये मेरा असली बाप नहीं है। लेकिन उसके बाद भाई उसे ब्रुक कहता है कि आखिर तुम बात क्या कर रही हो, क्योंकि तुम यहाँ पे किंग रूवन की ही बेटी हो। तो भाई यहाँ पे शूरी जो है वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो प्रूव कर पाए कि मैं इसी की बेटी हूँ। और यहाँ पे अपना ब्रुक एक्सप्लेन करता है कि एक फादर और एक डॉटर का जो बॉन्ड होता है उसके लिए भाई प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई उसके बाद शूरी उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूज है वो उस वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती थी, क्योंकि मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ, तो मुझे उसी की तरह अब तक जीना चाहिए था, ऐसी घटिया जगह में नहीं। मतलब मैं पिछले 16 साल से इस जगह पे रह रही थी, और इस वजह से मेरे जो पिछले 16 साल है वो पूरे वेस्ट हो चुके हैं। तो तुम यहाँ पे सोच के देखो कि मुझे इस चीज को सुन के कितना गुस्सा आ रहा होगा। तो भाई यही थोड़ी स्पेसिफिक लाइन हमने शैंक्स को कहते हुए देखा था चैप्टर 1167 में, क्योंकि भाई जब वो भाई यहाँ पे शामराव के साथ बात करता है वो भी यही कहता है कि मेरे पिछले 24 साल वेस्ट हो चुके हैं, और यही लाइन भाई शूरी भी कहती है। बस डिफरेंस ये है कि तब भाई शैंक्स अपने पूरे होश में था और यहाँ पे शूरी नहीं है। मतलब शैंक्स की एक्टिंग को मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन का भी काट सकता है भाई वो बंदा। लेकिन उसके बाद भाई शूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करती है, और वो कहती है कि ये जो 1000 स्लेव मांगे थे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मुझे मांगा था, लेकिन इस इंसान ने मुझे देने के लिए मना कर दिया। तो ये बहुत ही बेवकूफ किंग है, और इसी की वजह से जो अभी जो कुछ हो रहा है वो इसी की गलती है। मतलब भाई यहाँ पे किंग रूवन ने जो भी बोला था वो झूठा, और इसका रीजन हमें थोड़ा आगे चल के पता चलता है कि आखिर किंग रूवन ऐसा झूठ क्यों बोलता है। तो उसके बाद यहाँ पे शूरी ब्रुक से कहते हैं कि इसी वजह से वो एक किंग है, तो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने उसे खत्म कर दिया। तो भाई यहाँ पे ब्रुक कहता है कि अगर तुम एक किंग को खत्म कर दियो तो ये एक लॉलेस नेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे शूरी जवाब देती है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो भाई तभी अपना सीन शिफ्ट होता है उस नए बंदे की तरफ जिसका नाम होता है सेंट मैनमेयर ग्रो, वन ऑफ द नाइट ऑफ गॉड्स। और उसके बाद ये बंदा ब्रुक से कहता है कि मुझे याद है कि कैंडल्स के जो अटेंडेंट थे उसमें एक बच्चा भी था, एक एफ्रो के साथ, मतलब उसके जो बाल है। और भाई उसके बाद वो कहता है तुम्हें अलाउड नहीं था मेरे नजदीक भी घूमने के लिए। लेकिन उसी सीन में यहाँ पे ब्रुक जब उसकी आंखें देखता है तो भाई वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है कि भाई आखिर ये आंखें है क्या, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रुक ने ऐसी चीजें कभी भी नहीं देखी थी। और उसके बाद भाई वो बंदा एक्सप्लेन करता है वैसे तो हम ऐसे बैक वाटर में कभी नहीं आते, मतलब ऐसी जगह पे जो कि बहुत ही पिछड़ी है, तो ऐसी जगह पे हम कभी भी नहीं आते। लेकिन ये जो ब्राइट है यहाँ पे, मतलब भाई शूरी, वो भाई मिसमैच जो आईज है जैसे कि गंगो के हमने देखी है, वो भाई पोजेस करती है, और ये बहुत ही रेयर
रेयर चीज है कि इस मिसमैच आइज के साथ कोई पैदा होता है, तो उस वजह से हमारे जो ग्रेट वन है उनको ये चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है कि इमू का कोई प्लान हो इसकी आंखें को इस्तेमाल करके, क्योंकि भाई इसका एक स्पेसिफिक यूज हो सकता है जो हमको अभी तक नहीं पता, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के इमू को हराने के लिए इसकी जो आंखें है वो काम में आ सकती है। और उसके बाद भाई वो कहता है कि मैंने भी आंखों को अभी तक अवेकन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की जरूर करेगी। तो भाई इसी चीज से इंडिकेट हो जाता है कि यही गंकुक का असली बायोलॉजिकल फादर है, क्योंकि भाई कुछ चैप्टर पहले हमें बताया गया था, मतलब ब्रुक एक्सप्लेन करता है शुरू से कि एक टाइम ऐसा था कि सेलेस्टियल ड्रैगन जब आए थे तो उसके बाद कैंडल जो है भाई बहुत बीमार पड़ चुकी थी बहुत टाइम के लिए। तो उसका रीजन हमें ये बताया गया था कि भाई वो काम की वजह से थक गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि कैंडल ने भाई खुद को सैक्रिफाइस किया हो किंग रिवन या फिर किंगडम को बचाने के लिए, और भाई ये लसन सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसका फायदा उठाया हो। और भाई क्वेश्चन ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो भाई इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, शैंक्स पकड़ लो, शैमरॉक पकड़ लो, या फिर फिगरलैंड फैमिली और जितने भी स्पेसिफिक जितने भी गॉड्स नाइट है उनको पकड़ लो। भाई ये लोग बहुत ही फिट है और बहुत ही वॉरियर टाइप लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को, भाई ये अकल के अंधे, इनको देखो एक बार हेलमेट में घूम रही है, भाई इनको देख के लगता है कि इनके पूरे 7 पीढ़ियों में ऐसा कोई बंदा पैदा होगा शैंक्स और शैमरॉक जैसा, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ऐसा हो सकता है कि ये इस वजह से ऐसा करते हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई इनकी जो लीनेज है और इनका जो ब्लड है वो बिल्कुल भी ऐसे ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं करेगा। इस वजह से ये भाई किसी औरत को ढूंढते हैं जो कि भाई बहुत ही एक फाइटर है और उसका डीएनए बहुत ही बढ़िया है, तो उस वजह से वो ऐसी औरतों को ढूंढ के उनके साथ बच्चे पैदा करते हैं जो कि भाई आगे चल के एक बढ़िया फाइटर बन सके। क्योंकि भाई सिर्फ गॉड नाइट को देख लो और सेलेस्टियल ड्रैगन को देख लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पॉसिबल नहीं कि इनके जैसे लोग यहाँ पे पैदा होंगे। तो भाई इसी की वजह से ये लोग ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन तभी भाई यहाँ पे जो मैनमेयर है वो कहता है कि मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन ये जो शूरी है वो कर सकती है और इन आंखों को वो अवेकन कर सकती है। तो भाई तभी यहाँ पे उसको इमो कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा बात कर दी, तो अब भी अपना मुंह बंद रखो। तो तभी यहाँ पे वो माफी मांगता है इमो से, लेकिन उसके बाद वो आवाज देता है शूरी को, और भाई यहाँ पे शूरी को आवाज देते ही शूरी समझ जाती है और वो जाती है भाई ब्रुक के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे ब्रुक पूरा शॉक हो चुका है और वो कहता है कि ये एक सपना है, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे डायपर चेंज किए जब तुम छोटी थी, तो उसे पता है कि भाई ये लड़की ऐसी नहीं है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीजें पता है, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी भाई यहाँ पे उसको शूरी कहते हैं कि ये कितनी घटिया बात है कि तुम मेरे सामने यहाँ पे रो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए और ताकतवर लोग कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर पाए, और तुम अभी बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो, और अगर मैं अभी होली लैंड में जाती हूँ तो वहाँ के लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे और उसके वजह से मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पे ये सुन के ब्रुक बहुत ही रोता है, लेकिन उसके बाद वो याद करता है कि कैसी ये लड़की जो कि छोटी थी ये एक एंजल थी उसके लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो अभी उसको देखता है तो वो भाई एक डीमन जैसी लग रही है उसे। लेकिन उसके बाद वो याद करता है किंग रूवन को कि भाई उसके बड़े भाई को वो बचा नहीं पाया, तो भाई इसी के साथ वो जिंदा रहने की जो उसकी इच्छा है वो भाई छोड़ देता है, और हम देखते हैं कि ब्रुक अपने हाथ से उसका जो वेपन है वो भाई ड्रॉप कर देता है, मतलब भाई जो जानबूझ के छोड़ देता है। और भाई उसके अगले सीन में शूरी फाइनली उसके सर के आर पार वो स्वॉर्ड कर देती है, और भाई उस अटैक का नाम होता है गैफेट बॉट एंड एवेंट। लेकिन भाई इस सीन में भी यहाँ पे ब्रुक गाना गा रहा है, और भाई ये वही गाना है कि जो उसने गाया था जब वो पहली बार फंस गया था और भाई किंग रूवन उसे बचाने के लिए आया था। लेकिन भाई इस सिचुएशन में उसके पास उसे बचाने के लिए किंग रूवन जिंदा ही नहीं है। मतलब भाई ये कितनी ट्रेजेडी वाली बात है कि भाई इस बंदे की 2 बैक स्टोरी देख ली हमने, और भाई दोनों के दोनों इतनी सैड है, मतलब ये भाई अभी तक ये बंदा जिंदा कैसे है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे फाइनली ब्रुक नीचे गिर जाता है, और हम यहाँ पे शूरी को देखते हैं जो कि उसके असली बायोलॉजिकल फादर के साथ निकल जाती है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि भाई कमांडर तुम अभी फाइनली उठ चुके हो, और तभी भाई हम देखते हैं ब्रुक को जो कि अभी उठ चुका है और उसके माथे पे मरहम पट्टी कर दी गई है। लेकिन सब लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है क्योंकि ब्रुक अभी भी जिंदा है, क्योंकि भाई उसके आर पार शॉट हो चुकी थी, मतलब उसके सर के, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा है। लेकिन उसके जो मेजर ब्लड वेसल थे और उसका जो ब्रेन स्टेम थे तो भाई वो सेफ थे, उस वजह से वो यहाँ पे जिंदा बच गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्रुक क्वेश्चन करता है कि किंग का क्या हुआ, तो यहाँ पे सारे लोग जवाब देते हैं कि हम तुम्हें ज्यादा चीजें बताना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें उससे शॉक भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रुक कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से बताओ कि आखिर हुआ क्या। तो भाई ये सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हम फाइनली हार चुके हैं और जो अपना किंग है वो भाई मर चुका है। और यहाँ पे उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि किसी ने देखा था प्रिंसेस शूरी को वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप पे जाते हुए। तो तभी भाई यहाँ पे ब्रुक याद करता है शूरी को जो कि उसकी डीमन फॉर्म में है, किंग रूवन जो कि भाई मर चुका है, और भाई ये याद करके ही वो चिल्लाने लग जाता है। और भाई हमने देखा था कि उसके सर पे मरहम पट्टी हुई थी, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से, और भाई वो इतने जोर से चिल्लाता है कि उसके माथे से फिर से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई उसके ऊन फिर से रीओपन हो चुके हैं। और भाई यहाँ पे ब्रुक टोटली ब्रोकन हो चुका है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि भाई आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो भाई इसी के साथ ये जो बैक स्टोरी है ये खत्म होती है और अपन शिफ्ट होते हैं अपनी करंट टाइमलाइन पे, और वहां पे हम ब्रुक को देखते हैं जो कि भाई अभी भी रो रहा है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करता है कि मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि डेविल फ्रूट जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है। तो उसके हिसाब से उसने जो भी सीन वहाँ पे देखा तो भाई वो अंदाजा ही लगा नहीं सकता कि क्या ये चीज सच में हो रही है या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रिंसेस थी वो भाई बहुत ही डिफरेंट लग रही थी और उसने किंग रूवन का मर्डर कर दिया था और उस टाइम पे वो एक डीमन जैसे भी लग रही थी। तो उस वजह से ब्रूक सोचता कि क्या ये सच में हो रहा है या फिर वो सपना देख रहा है। लेकिन उसके बाद भाई वो यहाँ पे सबसे क्वेश्चन करता है कि एक बात बताओ सब, कि क्या ये बात सही होगी कि मैं फिर से अपना जो भरोसा है वो फिर से प्रिंसेस शूरी के ऊपर रखूं। और भाई हम यहाँ पे देखते हैं सब लोग यहाँ पे रो रहे हैं, इवन भाई फ्रैंकी पूरा रो के पूरा भीग चुका है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद ब्रूक एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ पे जो प्रिंसेस शूरी है वो एक विक्टिम हो सकती है, क्योंकि भाई अगर ऐसा है कि यहाँ पे डोमी रिवर्से का सीन हमने जब देखा और यहाँ पे ब्रूक को भी पता चल चुका है कि आखिर ऐसी चीजें हो सकती है, तो वहाँ पे अभी उसे पता है कि प्रिंसेस शूरी ने भाई वो जानबूझ के नहीं किया, वो किसी और के कंट्रोल में है। तो भाई इन सारी बातों की वजह से यहाँ पे ब्रूक कंफर्म करता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे प्रिंसेस शूरी को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे भाई उसके पास को याद करता है और उसके प्रेजेंट को भी याद करता है। तो इसके बाद यहाँ पे ब्रूक सबसे मदद मांगता है कि प्लीज तुम लोग मेरी मदद करो यहाँ पे। तो भाई एक ही झटके में अपने सारे बंदे तैयार हो जाते हैं और भाई यहाँ पे जिम्बे कहता है कि देखो तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से वहाँ पे जाते हैं और उस बर्फ के भंडार को वहाँ पे तोड़ देते हैं। और उसके बाद भाई नामी कहती है कि क्या यहाँ पे जो लाइटनिंग अटैक है वो उस बर्फ के ऊपर काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ भाई यहाँ पे अपना फ्रैंकी जो कि बहुत ही रो रहा है, क्योंकि भाई इन दोनों का खतरनाक ड्यू है और वो रोते हुए कहता है कि मेरा जो रेडिकल बीम है वही काफी है उस बर्फ के लिए, उसे तोड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने उसाब को, वो कहता है कि भाई एक्सप्लोजन उस बर्फ के ऊपर काम नहीं करते, तो आखिर अब मैं क्या करूं, क्योंकि भाई ये भी बंदा अभी मौका ढूंढ रहा है कि क्या उसे करना चाहिए उस बर्फ को तोड़ने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रूक भाई भागते हुए जाता है प्रिंसेस शूरी की तरफ उसे बचाने के लिए और ये सब लोग उसे आवाज भी देते हैं। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है भाई वॉलरस स्कूल की तरफ और स्पेसिफिक उसके कैफेटेरिया की तरफ, जहाँ पे भाई हम देखते हैं लूफी को और वो कहता है कि अच्छा तो ये जो नया बंदा आया है ये एल्बाफ का एनिमी है, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी मेरा भी एनिमी होने वाला है। और भाई खाना खाते हुए लूफी कहता है कि मेरे अंदर अभी बहुत ही पावर ओवरफ्लो हो रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी बिल्कुल भी हार नहीं सकता। और तभी भाई वहां से लूफी जंप करता है ईमू के पास जाने के लिए, लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है लोकी और ईमू की तरफ और भाई हम देखते हैं यहाँ पे लोकी को, लोकी भाई यहाँ पे बहुत ही हाफ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो भाई अपने टाइम पे आ चुका है, मतलब उसकी जो लिमिट है वो हिट हो चुकी है। और उसके बाद वो यहाँ पे ईमू से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे बच्चों को टारगेट कर रहे हो, मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। लेकिन भाई ईमू से कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे लोकी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ईमू एक्सप्लेन करता है कि 800 साल पहले जायंट रेस को हमने ऐसे ही हराया था जब वो यहाँ पे खुद के बच्चों को रेस्क्यू कर रहे थे, मतलब भाई ये चीज पहले ही हो चुकी है और ये चीज फिर से ईमू यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे लोकी कहता है कि आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ईमू एक्सप्लेन करता है कि बहुत साल बीत चुके हैं, मतलब बहुत सेंचुरीज बीत चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी नहीं है एक रेस की नेचर को चेंज करने के लिए, मतलब जो जायंट रेस है उनकी नेचर को चेंज करने के लिए, क्योंकि भाई लोग इतने जल्दी नहीं बदलते। और वो एक्सप्लेन करता है कि 800 साल पहले भी उन्होंने यही किया था एल्बाफ को हराने के लिए और उस वजह से एल्बाफ ने घुटने टेक दिए थे उनके बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको इग्नोर कर देते हैं। उस वजह से यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो फिर से रिपीट होने वाली है। और उसके बाद ईमू कहता है कि वैसे तो तुम लोगों के लिए पहले ही बहुत ही लेट हो चुका है, क्योंकि अब कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे लोकी चिल्ला के कहता है और वो उस पर अटैक भी करने वाला होता है कि आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज देता है लूफी और वो कहता है कि यू डम एस, और वही वो चिल्लाता है यहाँ पे ईमू के ऊपर। और भाई यहाँ पे ईमू भी लूफी की तरफ देखता है और तभी भाई यहाँ पे लूफी जो अपने गियर 5 में नहीं है अभी वैसे तो, और भाई यहाँ पे तभी लूफी उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है और यहाँ पे वही इम्पैक्ट और वही फ्रेम जो कि भाई हमने सावाडी आरपीएल में देखी थी, जो कि भाई लूफी पंच करता है एक सेलेस्टियल ड्रैगन को। और भाई थोड़ा सिनेरियो ऊपर जा चुका है अपना, क्योंकि भाई लूफी ने पंच कर दिया है किंग ऑफ द वर्ल्ड सेंट नेरोना ईमू को। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को देखने के बाद नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।